हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद साक्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 321 से 340 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं 321। वर्क इज कंसिडर्ड टू बी ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू हीट एनर्जी बिकॉज। तो वर्क को सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है, जबकि हीट को हम लो ग्रेड एनर्जी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है दो प्रकार की होती है। एक होती है हाई ग्रेड एनर्जी, ठीक है, और दूसरी होती है लो ग्रेड एनर्जी। तो हाई ग्रेड एनर्जी कौन सी होती है? जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती है। किस में रहती हैं? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, और लो ग्रेड एनर्जी जो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहती हैं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। हम लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो जो हीट है, हीट हमारी क्या है? लो ग्रेड एनर्जी होती है, और वर्क यहाँ पे क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है। तो वर्क हमारा यहाँ पे क्या रहता है? हाई ग्रेड एनर्जी रहती है, मतलब सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी रहती है। तो हीट को हम कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि जो वर्क है, वर्क को अपन कंप्लीटली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी है। हाई ग्रेड एनर्जी को हम लो ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्क इज डायरेक्ट एनर्जी, वर्क इज यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी, while वर्क कैन बी फुली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड हीट कांट बी फुली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वर्क हमारा सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब हाई ग्रेड एनर्जी है। तो हाई ग्रेड एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है कंप्लीटली, जबकि लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 322। ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज अ पॉइंट एट विच। तो ट्रिपल पॉइंट प्योर सब्सटेंस के लिए एक पॉइंट होता है। वो इस पॉइंट पर क्या होता है? हमारा जो सॉलिड है, लिक्विड है और वेपर फेज तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो देखते हैं, ये यहाँ पे ये फेज डायग्राम है फॉर प्योर सब्सटेंस। तो ये हमने प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम में इस ट्रिपल पॉइंट को दर्शाया गया है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट कहलाता है हमारा ट्रिपल पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कर्व रहता है, यहाँ पे ये जो कर्व दिख रहा है, ये वाला जो कर्व है वो हमारा सब्लिमेशन कर्व रहता है, और ये जो कर्व होता है वो वेपोराइजेशन कर्व रहता है, और ये जो कर्व है वो हमारा रहता है फ्यूजन कर्व, ठीक है। जब ये तीनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं? ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस लाइन के जो फ्यूजन लाइन है, फ्यूजन लाइन के इस साइड में क्या रहता है? हमारा सॉलिड रहता है, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है? लिक्विड रहता है। और ये जो वेपोराइजेशन लाइन है, इसके नीचे ये जो रीजन है, इस रीजन में क्या रहता है? गैस रहता है, ठीक है, गैस या वेपर। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हम प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं हम सुपर क्रिटिकल या सुपर सैचुरेटेड फ्लूइड। तो यहाँ पे फॉर एनी प्योर सब्सटेंस देयर इज अ टेम्परेचर एबव विच इट कैन नॉट रिमेन लिक्विड इवन एट वेरी हाई प्रेशर। तो इसमें क्या होता है? देयर इज अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहाँ पे उस टेम्परेचर के बाद अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो वो किस में? लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता है। जैसे हमारा ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रेशर है, इस पॉइंट पर क्रिटिकल प्रेशर हो गया, और ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इस टेम्परेचर से अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं अगर, तो इस पॉइंट के बाद क्या रहेगा? ये जो लिक्विड है, लिक्विड नहीं रह पाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से अकॉर्डिंगली there is a pressure above which it cannot remain as a gas even on increasing the temperature। इसी प्रकार से क्या होता है? एक ऐसा प्रेशर होता है, अगर इस प्रेशर के बाद हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो वो गैस फॉर्म में नहीं रहता है। यहाँ से ये गैस में नहीं रह पाएगा जो हमारा सब्सटेंस है। तो उसी
टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, और उस टेम्परेचर पर जो प्रेशर है उसको हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। और ये जो स्टेट होगी, ठीक है, इस स्टेट को हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या फिर सुपर सैचुरेटेड फ्लूइड। इस पॉइंट पर हमारा गैस भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड भी एग्जिस्ट करता है और सॉलिड फेस भी, मतलब तीनों फेस हमारे क्या हैं इसमें एग्जिस्ट करते हैं। किस पॉइंट पर, ट्रिपल पॉइंट पर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉलिड लिक्विड एंड वेपर फेसेस एग्जिस्ट टुगेदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 323। इसमें पूछा है ए सब्सटेंस एबव क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट एज। तो सब्सटेंस क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर कोई सब्सटेंस को लेके जाते हैं हम, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो किस फॉर्म में रहता है, हमारा सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में। यहाँ पे देख सकते हैं ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड या फिर सुपर सैचुरेटेड फ्लूइड यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 324। ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए प्योर सब्सटेंस ऑन पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ। तो पीवी डायग्राम पर इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है और ये पीवी डायग्राम है, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, द ट्रिपल पॉइंट इज मेयरली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सब्लिमेशन एंड वेपोराइजेशन कर्व। यहाँ पे ये सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन और फ्यूजन कर्व दोनों तीनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इट मस्ट बी अंडरस्टूड ओनली ऑन पीटी डायग्राम। इसको हम किस पर समझ सकते हैं, पीटी डायग्राम पर समझ सकते हैं। और पीटी डायग्राम में ये क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट को एक पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और पीवी डायग्राम में इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन के द्वारा। और यूवी डायग्राम में इसको ट्रायंगल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं हमें। प्रेशर टेम्परेचर में किसके रूप में आएगा, ये पॉइंट के रूप में। और पीवी डायग्राम में ये किसके रूप में रहेगा, लाइन के रूप में। और यूवी डायग्राम रहेगा उसमें किसके रूप में रहेगा, ये ट्रायंगल के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रेशर टेम्परेचर कर्व है। तो यहाँ पे ये प्रेशर हो गया, ये टेम्परेचर हो गया, ये सब्लिमेशन कर्व है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये लिक्विड हो गया, ये इधर सॉलिड फेस हो गया और ये वेपर फेस या गैस फेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। अब यही अपन अगर इसमें देखते हैं, यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में, तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में क्या है, यहाँ पे ये जो कर्व है, ये हमारा जो कर्व है वो कौन सा है, सब्लिमेशन कर्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्लिमेशन लाइन हो गई, ये जो लाइन है वो सब्लिमेशन लाइन हो गई, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट होता था हमारा, इसमें ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन होगी हमारी, यहाँ से ये लाइन। तो ये जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रिपल पॉइंट लाइन कहलाती है। और ये जो लाइन है वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाती है। ये वाली सैचुरेटेड लिक्विड लाइन हो गई और ये सैचुरेटेड सॉलिड लाइन हो गई। और यहाँ पे ये सैचुरेटेड वेपर लाइन कहलाती है, ठीक है। ये होगी सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा सॉलिड फेस रहता है और इसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, सब्लिमेशन लाइन के नीचे जो रहेगा वो हमारा सॉलिड और वेपर रहेगा। और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और सैचुरेटेड वेपर सॉलिड लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, हमारा सॉलिड प्लस में लिक्विड। और ये हमारा क्या है, एक डोम रहता है। डोम के अंदर क्या रहेगा हमारा, लिक्विड प्लस में वेपर। तो डोम के अंदर लिक्विड प्लस वेपर रहता है। यहाँ डोम के अंदर क्या रहता है, ये जो टेम्परेचर है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है और प्रेशर है वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेंगे। अगर अपन इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं, ये डोम हो गया। इसके अंदर ये वाली जो लाइन कहलाती है वो हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है। यहाँ से इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो ये जो लाइन है, यहाँ पे ये प्रेशर है, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और टेम्परेचर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ से इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में क्या होगा, हीट अपन देंगे इसके अंदर। तो इस डायरेक्शन में क्या है, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीट ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हीट क्या होगी, रिजेक्ट होती है, ठीक है। हीट रिजेक्ट होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी।
तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है वो हमारी क्या कहलाती है, ट्रिपल पॉइंट लाइन कहलाती है, और ये जो पॉइंट कहलाता है वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट इस तरीके से था और यहाँ पे ये क्रिटिकल पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये दोनों होते हैं हमारे प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम। तो अगर अब वाटर के लिए अपन देखते हैं, वाटर के लिए जो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है 273.16 केल्विन। तो 273.16 केल्विन को अपन डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 0.01 डिग्री सेल्सियस। और जो प्रेशर है, प्रेशर कितना रहता है 4.58 mm ऑफ Hg। तो 4.58 mm ऑफ Hg को हम अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना आएगा, ये Hg की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है 13600 इंटू में G की जो वैल्यू है इसको अपन इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ρgh, इससे अपन कन्वर्ट करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो ATM में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13600 इंटू 9.81 इंटू में जो लेंथ है वो कितनी है mm ऑफ Hg 4.58 इंटू में 10⁻⁻3। तो इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ रहा है 0.006 ATM। तो ये हो गया हमारा प्रेशर, ये होता है क्रिटिकल प्रेशर और ये होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिपल पॉइंट फॉर ए प्योर सब्सटेंस ऑन PV डायग्राम इज अ, क्या होता है PV डायग्राम में अगर बात करते हैं तो ये होगी हमारी लाइन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और PT प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम में ये क्या होता है पॉइंट होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑन ए प्योर सब्सटेंस ऑन PV डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन। तो ये हमारा 324 क्वेश्चन है, 324 रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है 325, इसमें पूछा गया है ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर वाटर आर। तो ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर कितना होता है, टेम्परेचर हमारा रहता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर रहता है 0.006 ATM। तो ये ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट 326, पिकअप द करेक्ट रिलेशनशिप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो करेक्ट रिलेशनशिप क्या हो जाएगा देखते हैं। एंथैल्पी के टर्म में अगर देखते हैं, एंथैल्पी हमारी होती है इंटरनल एनर्जी प्रेशर इनटू में वॉल्यूम। तो इसको अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा DH प्लस में DU प्लस में PV। तो DH इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से DU प्लस में PdV, यहाँ से P प्रेशर को कांस्टेंट ले लिया, फिर D वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट किया तो PdV प्लस में V को कांस्टेंट लिया, फिर DP। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से DU प्लस में PdV, तो ये क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है डेल Q इक्वल टू DU प्लस में डेल W। तो ये डेल W जो है वो क्या होता है PdV, वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है PdV। तो इसकी जगह अपन डेल W की जगह PdV लिख देंगे। तो यहाँ से इस ये दोनों टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं डेल Q। तो यहाँ पे क्या लिख दिया डेल Q प्लस में VdP। तो यहाँ से क्या आ गया डेल Q प्लस में VdP। तो यहाँ से डेल Q की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंट्रोपी की उससे डेल Q/T इक्वल टू होता है DS। तो यहाँ से डेल Q इक्वल टू क्या आ जाएगा TDS। तो DH इक्वल टू यहाँ से निकल के आएगा TDS प्लस में VdP। तो यहाँ से हम TDS इक्वेशन निकालेंगे, TDS इक्वल टू आ जाएगा DH माइनस में VdP। VdP को इधर लेके आ गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा TDS इक्वल टू DH माइनस में VdP। तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी करेक्ट हो जाएगी, TDS इक्वल टू DH माइनस में VdP। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट 327 है 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू। तो 1 किलोवाट आवर लिखते हैं, ये 1 किलोवाट आवर। तो इसको अपन कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंटू में किलो की जगह 10⁻³ इंटू में वाट की जगह जूल पर सेकेंड, ठीक है, इंटू में आवर की जगह 3600 सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3600 इंटू में 10⁻³ जूल। ये 3600 इंटू में 10⁻³ जूल, ठीक है। एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है जूल होती है।
तो इसको अपन लिख सकते हैं 3600 किलो जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोवाट आवर। तो इसको क्या हो जाएगा ये 3600 किलो जूल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 3600 किलो जूल। नेक्स्ट है 328, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट हमारी क्या होती है, जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन पर सेकेंड या एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, वर्क डन पर सेकेंड या एनर्जी पर सेकेंड। तो वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, जूल और अपॉन में सेकेंड। और जूल पर सेकेंड क्या होता है, वॉट होता है। तो पावर की यूनिट क्या होती है हमारी, वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 330, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, एंट्रोपी हम जानते हैं डी एस इक्वल टू होता है डेल क्यू बाई टी। और ये क्या है, हीट। हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल, जूल होती है। और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, जूल पर डिग्री केल्विन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना आपको। अगर हम स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करते हैं, स्पेसिफिक एंट्रोपी में क्या हो जाएगा, मास से डिवाइड करेंगे। स्पेसिफिक एंट्रोपी में हम क्या करते हैं, मास से डिवाइड करते हैं। तो मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर स्पेसिफिक एंट्रोपी की बात करते हैं तो ये हो जाएगी जूल पर किलोग्राम डिग्री केल्विन। ठीक है, ये हो जाएगी स्पेसिफिक एंट्रोपी की यूनिट। और यहाँ पे एंट्रोपी की यूनिट पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 331, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट देखते हैं। यहाँ पे अपन दोनों टाइप से निकालेंगे। यहाँ पे पी वी इक्वल टू क्या होता है, एम आर टी, ये क्वेश्चन रहती है। दूसरी है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर जो आर है, ये वाला जो आर है वो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो आर है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो यूनिट पूछी गई है वो किसके लिए पूछी गई है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए पूछी गई है। तो अपन पहले कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के लिए निकालते हैं। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन में एम टी। ठीक है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इनटू में वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। और मास की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। इनटू में टेम्परेचर की डिग्री केल्विन। तो यहाँ से अगर निकालते हैं हम, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा, मीटर। तो ये क्या आ गया, न्यूटन मीटर अपॉन में किलोग्राम डिग्री केल्विन। ठीक है, न्यूटन मीटर को जूल लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, जूल किलोग्राम डिग्री केल्विन। और यहाँ पे अगर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के लिए निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर पर मोल डिग्री केल्विन। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की जो यूनिट है वो हो जाएगी न्यूटन मीटर मोल पर डिग्री केल्विन, या फिर न्यूटन मीटर की जगह अपन जूल भी लिख सकते हैं, जूल पर मोल डिग्री केल्विन। तो ये होती है हमारी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन मीटर किलोग्राम पर मोल केल्विन। जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसके अंदर क्या आएगा, मोल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है 332, इसमें पूछा गया है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल द इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसी। तो सभी इंजन्स की जो एफिशिएंसी है वो सेम नहीं होती। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, रिवर्सिबल इंजन की होती है। तो ऑल द रिवर्सिबल इंजन हैव सेम एफिशिएंसी। सभी रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी सेम नहीं हो सकती। अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में काम कर रहे हैं तो उनकी एफिशिएंसी सेम रहेगी। ठीक है, ऑल द रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स हैव सेम एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। सभी रिवर्सिबल इंजन अगर वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं कि किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। ठीक है, जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम किसकी होगी, रिवर्सिबल इंजन के लिए होगी। और रिवर्सिबल इंजन, जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं उनकी एफिशिएंसी सेम रहेगी जब वो सेम टेम्परेचर लिमिट्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट 333, इसमें पूछा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर बिकॉज। तो हम
हाइड्रोजन को लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, भले हम उसके ऊपर कितना भी प्रेशर अप्लाई करें। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देखते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, गैसेज को किस प्रकार से लिक्विफाई किया जाता है। तो लिक्विफिकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैसियस सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। लिक्विफिकेशन एक प्रोसेस होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है जिसमें गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब किसी भी गैस को अपन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्विफेक्शन, ठीक है। दिस चेंज इज द आउटकम ऑफ चेंज इन फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो ये जो चेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, अगर हम फिजिकल कंडीशन में चेंज करें, टेम्परेचर, प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज करें तो उसको हम लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हैं। A substance which is in gaseous state can be converted into liquid state if they are sufficiently cooled and simultaneously a large pressure is applied to gas, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है तो उसको हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं यदि अगर हम उस सब्सटेंस को सफिशिएंटली ठंडा करें और उसी के साथ ही क्या करें, उसके ऊपर लार्ज प्रेशर अप्लाई करें, ठीक है। तो इससे हम उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस फर्स्ट बिगन इन 1823 व्हेन फैराडे लिक्विफाइड क्लोरीन, हाइड्रोजन सल्फाइड एटसेट्रा। तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेज का जो लिक्विफेक्शन था वो सबसे पहले 1823 में फैराडे के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उन्होंने सबसे पहले क्लोरीन और हाइड्रोजन सल्फाइड को लिक्विफाई किया था बाई कूलिंग दैम बिलो रूम टेम्परेचर। उन्हें रूम टेम्परेचर से नीचे उन्हें ठंडा किया था और उसके साथ ही क्या किया गया था, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया गया था जिससे उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया था। ही हाउएवर फेल्ड टू लिक्विफाई द गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। लेकिन जो फैराडे थे वो भी फेल हो गए कौन सी गैसेज को लिक्विफाई करने में, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इवन एट वेरी लो टेम्परेचर। इनको लो टेम्परेचर पर भी ये लिक्विफाई नहीं कर पाए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। हेंस इट वाज कंक्लूडेड दैट दीज गैसेज कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट ऑल। तो ये कंक्लूड किया गया कि इन गैसेज को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं और इन्हें परमानेंट गैसेज का नाम दिया गया। इसके बाद थॉमस एंड्रू वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैसेज टू लिक्विड इन कार्बन डाइऑक्साइड इन 1863। तो थॉमस एंड्रू ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर 1863 में। इट वाज लेटर डिस्कवर्ड दैट मोस्ट रियल गैसेज बिहेव्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी डिस्कवर किया कि जो मोस्ट रियल गैसेज होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह बिहेव करती हैं। एंड चेंज फ्रॉम गैसेज टू लिक्विड इफ ऑप्टिमम फिजिकल चेंजेज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर अचीव्ड। तो हम गैसेज को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं अगर ऑप्टिमम फिजिकल चेंज है, अगर हम अचीव कर लेते हैं टेम्परेचर और प्रेशर में तो उसको हम गैसेज से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए गैस मस्ट बी कूल्ड फर्स्ट बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर बिफोर इट कुड बी लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करना पड़ेगा और उसके बाद उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करने पड़ेगा जिससे वो लिक्विफाई होगी। द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर। तो ऑक्सीजन के लिए कितना है, -118 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन के लिए -147 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन के लिए होता है -240 डिग्री सेल्सियस और हीलियम के लिए कितना होता है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव टेम्परेचर होता है, -268 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेकिंग इट इनटू अकाउंट पिक्टेट इन 1877 लिक्विफाइड ऑक्सीजन। तो ये जो लो टेम्परेचर है इनको कंसीडर करते हुए पिक्टेट ने 1877 में ऑक्सीजन को लिक्विफाई किया। पिक्टेट हाउएवर एडॉप्टेड कैस्केड प्रोसेस इन विच नेसेसरी कूलिंग वाज ऑब्टेन्ड स्टेप बाय इवेपोरेशन। जो पिक्टेट थे उन्होंने कैस्केड प्रोसेस को एडॉप्ट किया था और जो नेसेसरी कूलिंग कंडीशन होती है कैस्केड सिस्टम में वो क्या होती है, इवेपोरेशन के द्वारा। स्टेप बाय स्टेप अब अगर इवेपोरेशन करते हैं तो इसके द्वारा हम ऑक्सीजन को लिक्विफाई कर सकते हैं। कैस्केड प्रोसेस फेल टू लिक्विफाई नियॉन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो कैस्केड
प्रोसेस थी वो भी फेल हो गई। किसको लिक्विफाई करने में? नियॉन को, हाइड्रोजन को और हीलियम को। बिकॉज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ 2, क्योंकि इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कितना होता है? बहुत ही लो होता है। लेकिन जब जूल थॉमसन इफेक्ट आया 1853 में, तो इनके द्वारा गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, इन सभी को अपन क्या कर सकते थे? लिक्विफाई कर सकते थे 1853 में, जब जूल केल्विन इफेक्ट आया उसके द्वारा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो उसको लिक्विफाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत ही लो होता है, जिसके कारण इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिक्विफाई हाइड्रोजन बिकॉज इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ लोअर देन द रूम टेम्परेचर। तो इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत लो होता है, रूम टेम्परेचर से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 334, ऑल गैसेज बिहेव्स आइडियली अंडर। तो जितनी भी गैसेज होती हैं वो आइडियल गैसेज की तरह बिहेव करती हैं कब? जब उनका जो प्रेशर है, प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, तब ये जो गैसेज हैं वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? वैक्यूम कंडीशन नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लो प्रेशर कंडीशन। तो प्रेशर हमारा अगर लो है तो ये जो गैसेज है आइडियल गैस की तरह बिहेव करेंगे। प्रेशर हाई है तो ये गलत हो जाएगा। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यहाँ पे ओनली हाई टेम्परेचर होता तो ये सही होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, एट वेरी लो टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट है 335, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये हम देख चुके हैं पहले, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो। तो गिवन कंप्रेशन रेशियो, अगर कंप्रेशन रेशियो दोनों के लिए सेम है तो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर्स जरूर देख लें। ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल फॉर ए गिवन कंप्रेशन रेशियो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 336, RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP इज। तो RMS वैल्यू क्या होती है हमारी? RMS वेलोसिटी होती है 3RT/m। m क्या है यहाँ पे? मॉलिकुलर वेट है। R क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। और T टेम्परेचर। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर अगर लेते हैं, रूम टेम्परेचर हमारा 20 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 293 केल्विन। ठीक है, तो VRMS की वैल्यू निकालेंगे अपन। 3 इंटू में R की वैल्यू पुट करी 8.314 इंटू में 10⁻³ इंटू में टेम्परेचर 293। और हाइड्रोजन के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो इसलिए यहाँ पर 2 रख दिया। तो ये जो वैल्यू निकली है वो कितनी आ गई हमारी? ये आ गई 1911 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1911 नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ये अप्रॉक्स किसके बराबर है? ये 1839 मीटर पर सेकेंड की है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 337, मॉलिक्यूल्स इज डिफाइंड एज द। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं देख लेते हैं। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट फॉर्म द स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट into which a pure substance can be divided and still retain the composition and chemical properties of that substance। तो ये ग्रुप होता है, 2 या 2 से अधिक एटम्स का एक ग्रुप होता है जिसको अपन स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइबल यूनिट मानते हैं। into which a pure substance can be divided, जो इसमें pure substance को अपन डिवाइड कर सकते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल है वो अपने कंपोजिशंस को, जो केमिकल कंपोजिशन है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट बाई इटसेल्फ इन केमिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। तो यह एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट बाई इटसेल्फ इन केमिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ये केमिस्ट्री में सभी लोगों ने पढ़ा है। एटम क्या होता है? एटम इज डिफाइंड एज द, ये एक एलिमेंट होता है मेड अप ऑफ माइन्यूट एंड केमिकली इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, एटम इज अ पार्टिकल ऑफ मैटर दैट यूनिकली डिफाइंड ए केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट को डिफाइन करता है, एक पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल न्यूक्लियस। इसके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर क्या होता है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ईच इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज। द न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। एंड कंटेंट्स 1 और मोर रिलेटिवली हैवी पार्टिकल्स नॉन एज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एटम हमारा क्या कहलाता है? एटम होते हैं हमारे
एलिमेंट मेड अप ऑफ माइन्यूट एंड केमिकली इंडिविजुअल पार्टिकल। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है 339, और एलिमेंट इज डिफाइंड एज। एलिमेंट हमारा किससे मिलकर बना होता है? एटम से मिलकर बना होता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अपन सिंपल फॉर्म में रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। सब्सटेंस विच हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व इनटू सिंपलर फॉर्म। तो एलिमेंट क्या होता है? ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड बाई PdB व्हेन द प्रोसेस इज। तो ये PdB वर्क हमारा, इसको डिस्प्लेसमेंट वर्क भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। इसको ये हमारा क्या है? क्लोज सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो इसके अंदर जो प्रोसेस होती है, जो इक्विलिब्रियम होता है, वो हम कैसा लेते हैं? क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम लेते हैं। अगर हम इस तरीके से देखते हैं, यहाँ पे ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर वेट अगर रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर हम धीरे धीरे इस वेट को हटाएंगे तो ये पिस्टन हमारा स्लोली यहाँ पे मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, क्योंकि वेट कम हो गया। फिर इस वेट को हटाएंगे तो फिर और ऊपर बढ़ेगा, और इस वेट को हटाएंगे तो और ऊपर बढ़ेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस हो रही है वो कैसी हो रही है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है। और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होती है वो क्या होती है? बहुत ही स्लो मैनर में होती है, बहुत धीरे धीरे होती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम लेके चलते हैं, तब ये वर्क डन हमारा मिलता है PdB। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।